तो स्टूडेंट्स, हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे दिया जाए तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना बचे। अभी इसको बताने के दो तरीके हैं, मतलब दो बातें हैं इसमें से निकल के आती कि डिस्ट्रीब्यूट। पहली बात यह है कि इट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन सरफेस such that इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम्स ज़ीरो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्ट्रीब्यूट होता कैसे, इस बारे में हमने बात नहीं करी। किस तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूट, ये बारे में बात नहीं करी, बट डिस्ट्रीब्यूट होता है ऐसे कि अंदर फील्ड ज़ीरो हो जाए। और हमने कहा था कि ऐसे हर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। हमने आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से दिखाया था अंदर। अगर आप सॉलिड कंडक्टर भी ले लें तो करोड़ों होंगे उसमें, लेकिन हमने आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से दिखाया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहा था, और जैसे ही इसमें चार्जेस हमने कंडक्टर को चार्ज दिया ऊपर से, तो उस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हुई कि उस इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन फाइनली रुक जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने ऐसे आपको साबित किया था कि चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो तरीका बताएंगे थोड़ी देर में, कि अंदर फील्ड ज़ीरो हो जाए। अब देखिए, हर सिचुएशन में, सिवाय कि आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया हो, अथवा हर सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर ज़ीरो ही होती है। जैसे कि अगर एक कंडक्टर है, न्यूट्रल है, मतलब हमने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा, न्यूट्रल कंडक्टर है, हमने ऊपर से कोई चार्ज नहीं दिया, और अंदर तो खैर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो होती है। ऐसा इसलिए, ये खैर पढ़ाया जाता है यूनिट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ बता देते हैं। देयर आर मिलियन 10 पावर, कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब कॉपर में 10 पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। कितने ज़्यादा देख रहे हैं, इतने ज़्यादा है। तो एक मॉडल ये कहता है एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑलरेडी इन कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कुछ भी रैंडम मोशन, करोड़ों की तादाद में रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। अब अच्छी किताब में पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये प्रूव करने का कि नेट फ्लो हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन का। वही कहते हैं कि कोई भी एक सेक्शन पकड़ लीजिए आप, यू जस्ट सिलेक्ट एनी सेक्शन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम से लेफ्ट टू राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, करोड़ों की आप मात्रा देखिए ना, तो इतने ज़्यादा है कि ये संभावना को अज्यूम किया जा सकता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से अक्रॉस अ सेक्शन, सेम नंबर मस्ट फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो नेट फ्लो क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे, आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफ ज़्यादा इस तरफ कम, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जितने इधर जा रहे होंगे उतने इधर भी आ रहे होंगे। तो नेट फ्लो थ्रू एनी सेक्शन, नेट फ्लो थ्रू एनी सेक्शन इज ज़ीरो। अब नेट फ्लो अगर ज़ीरो है तो करंट भी ज़ीरो होगा, और करंट जब ज़ीरो होता है तो हम ये कह सकते हैं करंट ज़ीरो इसलिए हुआ होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। यस और नो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ होगा, करंट ज़ीरो एज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो डेल्टा वी। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस का dv बाई डी आर। सो व्हेन dv इज़ नॉट देयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ज़ीरो। सो हमने ये भी साबित कर दिया कि हम चार्ज नहीं भी दें तो भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होगी। और उसकी वजह क्या थी कि नेट फ्लो चार्ज का ज़ीरो है। अब अगर इसे बैटरी के अक्रॉस लगा दें तो यूनिट 2 चालू हो जाएगा, और फिर हम एक फोर्सफुल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस ज़बरदस्ती, मान लीजिए यहाँ हमने बैटरी लगा दी और यहाँ नेगेटिव, तो एक फोर्सफुल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़बरदस्ती हमने उत्पन्न करी है इसके अक्रॉस। अदरवाइज़ अगर हम बैटरी ना लगाएं तो फिर अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो रैंडम है। किसी भी सेक्शन को जो यहाँ से यहाँ क्रॉस करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्रॉस करने चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे ये कोई बात थोड़ी ना वही करनी चाहिए। देखो, कुछ मॉडल्स होते हैं, फिजिसिस्ट बनाते हैं, आप अच्छी किताब जैसे एच सी वर्मा में देखेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दे रखा है कि क्यों नेट करंट इन एन आइसोलेटेड कंडक्टर ज़ीरो होता है। फिर भी इसके पीछे वजह क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर को छूते हैं और वो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता, जैसे डोर का नॉब हो गया
या चम्मच हो गई या कोई भी पड़ा हुआ रास्ते में पड़ा हुआ लोहा हो गया, क्या आपको कभी करंट लगा उसको छू के? नहीं लगा ना। उसको उस पर करंट इसलिए नहीं लगा क्योंकि करंट नहीं लगा। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी सतह पर और उसके अंदर कहीं पे भी करंट नहीं है, कहीं पे भी चार्ज का मोशन नहीं है। अब चार्ज का मोशन नहीं है ये हमने ऑब्जर्व करके बोल दिया कि क्योंकि हमें शॉक नहीं लग रहा उसको छूकर, या ऐसे छूकर हमें करंट महसूस नहीं हो रहा कि उसके सरफेस पे या उसके अंदर करंट है। हम छूते तो पता चलता है ना। तो जितने भी आइसोलेटेड या हम पड़े हुए मेटल्स हैं जो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, आपको कभी भी उनसे करंट नहीं लगा। ये साफ जाहिर करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का नेट मोशन जीरो है या इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे हैं, या सरफेस पे कोई भी चार्ज मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक है। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब हम सोचते हैं कैसे समझाया जाए इस चीज़ को। तो वन ऑफ द मॉडल इज दिस कि अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ गए होंगे उतने ही लौट के भी आने चाहिए, ताकि नेट फ्लो जीरो हो जाए और ये बात जस्टिफाई हो जाए कि आपको करंट नहीं लगता जब आप आइसोलेटेड कंडक्टर को छूते हो अपने हाथ से। तो हमने ये बताया आपको कि अगर हम चार्ज दे देंगे, तो अगर हम चार्ज देते हैं सरफेस पे, तो वो इस तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सरफेस पे कि अंदर फील्ड जीरो हो जाए। इसका हमने काफ़ी बड़ा वीडियो बना के वीडियो नंबर 32 में बताया भी कैसे होता है ये, कि एक तरफ फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या जब इधर जाएगा तो चार्ज रिटायर्ड करेगा, क्योंकि वहाँ दूसरी ओर उसको फोर्स लगने लगेगा और फाइनली इट विल कम टू रेस्ट। और हमने आपको बताया कि अगर चार्ज नहीं भी दें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अब ये करने के बाद हम इस बात पे पहुंच सकते हैं कि आफ्टर ऑल ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये होता कैसे है। लेट अस सी, सपोज वी हैव टू बॉल्स, टू स्फीयर्स वी हैव, एंड दे आर चार्ज्ड, लाइक यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है, और मैं ऐसे वायर से कनेक्ट कर दूँ और मैंने ऐसे बंद कर दी, तो चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। वी डोंट नो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, डिपेंड करेगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करो तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फ्लो करेगा। डिपेंड करेगा आप किस चार्ज को लेकर समझना चाहते हो। पर ये फ्लो कब तक करेगा? द चार्ज फ्लो will take place till the potential of the two spheres, the two charged bodies are not equal। जब तक कि बराबर नहीं हो जाती तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। एंड ओनली सरफेस, ये बॉडी 1 है, बॉडी 2 है, एंड व्हेन V1 इक्वल्स टू V2 द चार्ज फ्लो स्टॉप्स, देखिए आप तार से कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली करंट दौड़ना चालू कर जाएगा, और करंट के दौड़ने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता है। तभी तो कह रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल सेम हो गई तो रुक जाएगा। बहुत सिंपल बात है, 10वीं क्लास में सीखा आपने कि पोटेंशियल सेम हो जाएगी तो करंट दौड़ेगा क्यों। तो अब आप क्या करिए, अभी स्टार्टिंग में आपने Q1 और Q2 दिया हुआ था, और फाइनली ये Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा। तो V1 शुड बी इक्वल्स टू V2 व्हेन चार्ज स्टॉप्स। सो इसको V1 को लिख सकते हैं। हमको पता है स्फीयर के लिए फॉर्मूला, मान लीजिए इसका रेडियस जो है वो R1 है और इसका रेडियस मान लीजिए R2 है। तो हम लिख सकते हैं स्फीयर के लिए Q1 इसकी पोटेंशियल बाय R1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश बाय R2। ये हमने लिख लिया। अब हम के कैंसिल कर सकते हैं, और एक जुगाड़ देखना मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज जो होगा, अगर स्फीयर्स को कनेक्ट किया जाए, द चार्ज विल फ्लो, द चार्ज विल will be on the surfaces in the ratio of their radius, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज दो सरफेसेस पर उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड होगा,
और इसीलिए जब हम दो स्फीयर्स लेते हैं से ऑफ सेम साइज, सपोज हमें सेम साइज़ के लिए ये भी आर और ये भी आर, तो आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए इस पर क्यू है, क्यू टू है, तो क्यू वन बाई क्यू टू क्या होगा, आर वन बाई आर टू, पर आर वन आर टू तो बराबर है ना, दोनों आर के बराबर है, तो वन आ गया, इसलिए क्यू वन इक्वल्स टू क्यू टू। तो फाइनली जो डैश डैश कर लेते हैं, सो क्यू वन डैश इक्वल्स टू क्यू टू डैश। सो फाइनली जो चार्ज होगा वो बराबर बराबर होगा दोनों में। और हम तो जैसे कि हमने देखा कि अगर दो मेटल बॉडीज़ को स्फेरिकल ले लिया हमने, जिनका रेडियस आर वन आर टू है, तो जब उनको हम अलाउ करेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़र हो सके दोनों के बीच में, तो वो इस तरीके से ट्रांसफ़र होगा कि चार्ज का जो रेशियो है वो रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। और आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमने सेम ले लिए साइजेस, तो फाइनल चार्ज जो होगा दोनों पे इक्वल होगा। और वो किसके बराबर होगा देखना अभी। तो Q1 बाई क्यू टू, मान लीजिए इससे पहले Q1 था, इससे पहले की बात स्टार्टिंग में Q2 था, अलग अलग थे, जब जोड़ा तो ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होने के बाद दोनों का बराबर चार्ज होना चाहिए, पर वो कितना होना चाहिए देखिएगा। अभी दोनों का रेडियस मैंने आर आर ले लिया तो ये वन आ गया, सॉरी ये डैश डैश है फाइनली जो चार्ज है। इनिशियली तो Q1 Q2 था, फाइनली हमने डैश से दिखा रहे हैं, Q1 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश। देखिए हमें बराबर आ गया ना दोनों पे। पर हमें दोनों की वैल्यूज़ नहीं पता है, वैल्यूज़ कैसे निकालें। मान लीजिए दोनों को, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों को लिख के हम Q डैश ले लेते हैं, ठीक है। नाउ हमें इतना पता है टोटल चार्ज कितना है, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ये सर नो। और बाद में Q इक्वल्स टू, बाद में भी सेम रहना चाहिए, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कहीं गायब तो हो नहीं जाएगा, बाद में भी QE के बराबर होगा। पर हमने Q1 Q2 दोनों बराबर निकले, दोनों को एक ही लेटर से दिखा दिया Q डैश से, तो दोनों का एडिशन करो, Q1 की जगह पर Q डैश लिख लो और Q2 डैश की जगह पर भी Q डैश लिख लो, तो ये हो जाएगा 2Q डैश। अब आप ये निकाल सकते हो कि Q1 Q2 डैश की, जो कि Q डैश के बराबर हमने लिख लिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो फाइनल जो चार्ज दोनों पे होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तब Q की जगह 2Q डैश लिख दीजिए, Q1 प्लस Q2, और Q डैश क्या हुआ, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी सेम साइज़ के स्फीयर्स लिए जाएंगे तो उनमें फाइनल चार्ज जो होगा वो हमेशा उनका जोड़ के डिवाइड बाय 2 किया जाएगा, और वो होगा एग्जाम्पल के तौर पे। अगर मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इस पे 10 कूलम चार्ज है, और ये एक स्फीयर है, दोनों के साइज सेम है, इस पे -10 कूलम चार्ज है, तो जब भी जोड़ा जाएगा तो फाइनल चार्ज क्या होगा इन पे, लेट अस सी, Q डैश विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि साइज सेम है। कितना हुआ 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज ये 10 म्यू कूलम है और ये 4 म्यू कूलम है, दोनों पॉजिटिव है। लेट अस सी क्या होता है, फाइनल चार्ज क्या होगा इन पे, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। जब तक ये सेम साइज़ है आप ही चला सकते हो, दोनों का साइज मैंने आर ले लिया, तो Q1 कितना है 10, Q2 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7 म्यू कूलम, एंड दैट विल फाइनल चार्ज हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। आप देख सकते हैं 7 का मतलब ये हुआ कि ये इस पे पास ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास कम पॉजिटिव चार्ज है, इसने अपने 3 म्यू कूलम दे दिया इसको, तो ये 7 रह गया, ये भी 7 हो गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं व्हेन साइजेस आर सेम, व्हेन साइजेस आर सेम चार्ज फ्लो टेक्स प्लेस until Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, जब तक Q1 Q2 बराबर नहीं हो जाएंगे, मतलब दोनों पे चार्जेस जो हैं सेम ना हो जाएं, जब तक कि ना हो जाए, ये अनटिल कई बार लोग क्लियर नहीं होता है, बता देता हूँ, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक चार्जेस सेम ना हो जाए। पर ये बहुत स्पेसिफिक बात है जब साइज सेम हो, अदरवाइज जनरल बात क्या है, जनरली क्या बोलते हैं, व्हेन पोटेंशियल becomes equal charge flow stops, और ये इरिस्पेक्टिव है कि चार्ज कितना है। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, सपोज ये पानी वाला कॉन्सेप्ट भी लगाया जाता है इसमें। सपोज आपने
एक जार यहाँ और एक जार यहाँ बड़ा सा जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो साइज़ कितना बड़ा है, और जब पानी भरोगे ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेवल सेम रहेगी। इसे बोलते पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हाइट जो है वो दोनों कॉलम की सेम रहेगी। पानी इस तरीके से अपने आप को समतल करता है, तब तक बहता रहेगा पानी यहाँ से जब तक कि दोनों की लेवल बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव कि ये पतला है ये मोटा था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे चार्ज में भी देखते हैं कि चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिया तो, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी बाकी रह गई है। हमने निकाला कि ऑल्सो करके लिख लेते हैं कि V1 इक्वल्स टू V2, और लिख लेते हैं के Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल्स टू के Q2 डैश अपॉन R2। और हमारे पास दो सरफेसेस थे, से इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। ठीक है, और के काट दिया। Q1 डैश बाय R1 इज इक्वल्स टू Q2 डैश बाय R2। जोड़ने पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है ना। चार्ज क्या होता है, ये बॉल्स हैं, इनके सरफेस पे चार्ज होगा, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो Q1 डैश होगा सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है सरफेस का, और Q2 डैश होगा सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा याद करिए Q/A था, तो हमने एरिया ऑफ स्फीयर मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट। बस यहाँ रख दीजिए इन वैल्यूज़ में। सिग्मा मैं इनमें रखने की बात कर रहा हूँ, Q1 की कैश की जगह सिग्मा 1 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2। तो R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या आया सिग्मा 1 R1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 R2। और वी कैन ऑल्सो राइट सिग्मा R इज अ कांस्टेंट, और वी कैन ऑल्सो राइट that sigma is inversely proportional to R. Always remember that charge will always distribute itself on any surface in such a way that it is proportional to 1 by the local radius. ना local मतलब क्या होता है कि अगर कोई random shape of कंडक्टर है, कंडक्टर रैंडम शेप्ड है, तो सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी रेडियस के प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जबकि जिन जगहों पर रेडियस देखो, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब देखो जैसे यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ थोड़ी सी दूर दूर होगी, यहाँ पे भी थोड़ा दूर दूर होगा, यहाँ ठीक थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ पर चलो थोड़ा पास कर दिया, यहाँ पे भी दूर दूर होगा। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वो हमेशा, अब लोकल रेडियस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेडियस अलग है ना, ये रेडियस अलग है, इनका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यानी कि जो हमने, अब समझ में आ गया होगा आपको मैं जो कह रहा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना रह गया है कि एक तो ठीक है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए, और वो इस तरीके से होता है कि जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ चार्ज ज़्यादा हो, एंड बाकी जगहों पर थोड़ा दूर दूर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज का जो डिपोजिशन है या चार्ज का जो अपना इकट्ठा होने का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे ये हमने बताया आपको कि चार्ज डेंसिटी का 1/r होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे कम रेडियस है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए अक्सर इस फ्रेज को बोला जाता है पॉइंटेड एंड्स ऑफ अ कंडक्टर आर हॉटबेड ऑफ चार्जेस। इसलिए बोला जाता है कि पॉइंटेड एंड्स जो होते हैं, मान लीजिए कोई सुई हो गई या नीडल हो गई, वो हमेशा वहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, कोई पॉइंटेड एंड है वो। बिकॉज जहाँ भी पॉइंटेड है वहाँ रेडियस बहुत कम होगा, और जब रेडियस कम होता है तो चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। So that is the concept behind how the charges get distributed on the surface of a conductor.